उसके पहले उनको आदेश मिला है कि मेजर शतान सिंह तुम अपनी कंपनी को विड्रॉल कर। ये कुमाऊं और राजपूत का मोटा होता है काली माता की जयकारा पुकारते हुए उसको बर्बाद करने के लिए हमको मौका मिला। हमारी बटालियन ने 1971 को छाछरों पर कब्जा किया, जिसे तसूल बोलते हैं, जिसमें मेजर शतान सिंह शहीद हुए। उस पोस्ट पर भी मेरा बहुत कठिन पोस्ट है मेजर शतान सिंह, जिसको रजांगला पोस्ट कहते हैं। Jai Hind everyone, I am Cadet Kamlesh Rathod. Today the day becomes even more special because for the very first podcast we have a very extraordinary personality whose story inspires us, and the story is a testament to his selfless service, courage and dedication. Today for the very first podcast we are incredibly honored to have Honorary Captain Narpat Singh Inda Shaurya Chakra with us today. So without any further ado, let's dive into the conversation, the story which will sure gonna inspire all of you. So सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पे पधारने के लिए। धन्यवाद सर। बेसिकली सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका मिलिट्री ज्वाइन करने का कैसे सोचा, क्या सपना था और सबसे आपका मोटिवेशन क्या था और आपने किस प्रकार से आर्म फोर्सेस ज्वाइन करी? सबसे पहले तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो भी ये न्यूज़ वगैरह देखते थे और रेडियो में सुनते थे, पर जब मैं भर्ती होने से पहले जब 65 का वार चल रहा था तो हमको ये लगा है कि हम इसमें भागीदारी होनी चाहिए, देश सेवा के लिए हमको जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। इसलिए हमने वो लड़ाइयाँ वगैरह देखने से हमको पता चला और जोश भी आया। तब वो 65 की लड़ाई जब चल रही थी उसी दौरान में मैं फौज में भर्ती हुआ। 13 सितंबर 1965 को मैं जोधपुर आके भर्ती हुआ। उस दिन ही रात को ज़बरदस्ती बम्बार्डमेंट हो रहा था। और जबकि हमारे ओसियों के पास एक क्रिमसरिया गांव है, उसमें पहला यह हवाई अड्डा था लेकिन बंद कर दिया, लेकिन उसके नक्शे के कारण ज़बरदस्ती बम्बार्डमेंट पाकिस्तान ने किया। उसके बाद में जब हम रायका बाग पहुँचे तो वहाँ भी एक बम गिरा, एक जेल पर, जोधपुर जेल पर गिरा। उसके बाद में आगे किसी किसान के खेत पर गिरा, लेकिन कोई जान हानि नहीं हुई। इस कारण से हमको ये मन में आया कि हम आर्मी में जाके अपना देश के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए हम फौज के अंदर भर्ती हुए। बहुत अच्छा। उसके बाद सर जो आपकी ट्रेनिंग का फेज़ था उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने मिलिट्री ज्वाइन की तो आपकी जो ट्रेनिंग थी जो वो कहाँ पे हुई थी और ट्रेनिंग में आपके यादगार लम्हे क्या थे आपके एंट्री मेट्स के साथ, और आपकी ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एकदम से सिविल लाइफ से आपने मिलिट्री लाइफ में गए तो आपको क्या क्या चेंजेस महसूस हुए, और फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी और फर्स्ट पोस्टिंग से क्या क्या सीखने को मिला, वो सब जानना चाहूँगी। हाँ, मेरा जब यहाँ भर्ती होने के बाद में सीधा फर्स्ट पोस्टिंग रानीखेत, जो कि नैनीताल के पास रानीखेत है, वहाँ हमारा कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है, वहाँ हमको ट्रेनिंग करने का हमको मौका मिला। वहाँ पहाड़ी इलाका है, दौड़ भाग में भी कुछ दिक्कत आती है, सांस भी फूलती है, लेकिन हमने सब इसकी चुनौतियों का सामना करते हुए हमने 9 महीने वहाँ पर ट्रेनिंग किया। और काफ़ी पानी की भी प्रॉब्लम की सूट नहीं करता था, लेकिन फिर भी हमने अपने जैसे भी उनको माइनस करके हम उनको पूरी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद जब हमारा फर्स्ट पोस्टिंग इन्फेंट्री स्कूल मऊ है हमारा मध्य प्रदेश में, वहाँ पर 15 कुमाऊं वहाँ पर डिप्लॉय थी, तो 15 कुमाऊं मेरी पहली पोस्टिंग हुई। उसके बाद विशेष रूप से आप जब 1969 में आप जब नागालैंड में पोस्टेड थे तो वहाँ पे जो नागा हॉस्टाइल्स थे उनके कैंप डिस्ट्रॉय करने के लिए और घने जंगल में नागा हॉस्टाइल्स को मार गिराने के लिए और वहाँ पे वीरता का जो प्रदर्शन किया उसके लिए आपको राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से पुरस्कृत किया गया। तो मैं उस घटना को विशेष रूप से जानने के लिए इच्छुक हूँ, तो आप उसके बारे में बताइए। हाँ, जब इन्फेंट्री स्कूल मऊ से हमारी 15 कुमाऊं यहाँ से चल के गई थी नेपा। हाँ। मात्र 2 महीने रहे, लेकिन उसके बाद में जो नागालैंड के अंदर कुछ गतिविधियाँ तेज होने के कारण पूरा ब्रिगेड मूव होके नागालैंड के लिए गया और हमारी 15 कुमाऊं भी उनके साथ गई।
और 15 कुमाऊँ चंपांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उनका हेडक्वार्टर वहाँ डिप्लॉय हुई। और मैं ब्रावो कंपनी में पोस्टेड था। ब्रावो कंपनी ये गांव का अखवांग पोस्ट है, वहाँ पर पोस्ट पर हमको रहने का मौका मिला। उसके बाद में जब ये करीब 2 सितंबर 1969 को दिन में ये आदेश मिला कि इस घने जंगल के अंदर कुछ हॉस्टलों का हेड आउट है, यानी छिपे हुए हैं दुश्मन। तो हमारा 2 तारीख को हमको ब्रीफिंग मिली और एक स्पेशल पेट्रोल पार्टी नियुक्त की गई, उसमें मैं भी हिस्सा था। अच्छा। पेट्रोल लीडर ने मुझे नंबर 1 गाइड के लिए नियुक्त किया गया। उसके बाद में सुबह हम जब 4 बजे हमने एक जेसीओ और 20 जवानों के साथ हम वहाँ से मूव किया। घना जंगल था, 4 बजे काफ़ी अंधेरा होता है। चलते चलते करीब 1-1.5 घंटे के बाद में जब हम आगे गए तो बहुत घना जंगल था, तो हम निकल नहीं पाए। उसके लिए हमारे पास दाह थे, यानी हमारे यहाँ राजस्थान में फरी वगैरह कहते हैं। उस दाह से काटते, क्यों मैं नंबर 1 पर था, काटते काटते हम एक ही आदमी उसमें निकल सकते थे, एक लाइन में चलते थे। बाकी जो ट्रेनिंग की जो हमारी जो तरीका था वो अपनाया नहीं, लेकिन सिंगल फैल में हम चलते थे। वो करते करते करीब 8:30 बजे जब हम बहुत थक गए थे, तो पेट्रोल कमांडर साहब ने इशारा दिया थोड़ा रुकने के लिए। वहाँ हम रुके और 15 मिनट हमने ब्रेक किया और उसके बाद में इशारा दिया आगे बढ़ने के लिए। हम करीब 15 मिनट आगे बढ़े होंगे, तो कुछ मुझे क्योंकि नंबर 1 गाइड पर था, तो मुझे ये हरकत जैसे नजर आई। वहाँ पर बड़ी 2 तरफ पहाड़ी, एक तरफ नाला और जो 2 झोंपड़ियाँ नजर आई। तब मैंने अपने पेट्रोल कमांडर को इशारा दिया, वो धीरे धीरे हमारे पास आके बैठे और आगे का रेकी किया हमने। जब वहाँ बिल्कुल जहाँ पर झोंपड़ियाँ थी, 2 झोंपड़ी जिसको पासा कहते हैं नागालैंड में, हमारे यहाँ पड़वा कहते हैं, दोनों तरफ दरवाज़ा था। तो एक दरवाजे पर झोंपड़ी के अंदर हमको इशारा दिया, यानी उन झोंपड़ियों के चारों तरफ से वो मक्के की खेती थी। अच्छा। तो फील्ड ऑफ फायर साफ था। तो जब नंबर 1 झोंपड़ी के लिए अटैक करने के लिए जो हमारा पेट्रोल कमांडर, हम दोनों झोंपड़ी पर अंदर घुसे, उसके अंदर मात्र 4 हॉस्टल थे, जिसमें 2 को हमने मार दिया और 2 आगे भगे। एक तो भगते हुए घायल होकर कूद गया और दूसरे को मैंने जिंदा पकड़ा। अच्छा। उसके बाद जिंदा पकड़ने के बाद 50 मीटर के बाद पकड़ा, उसको गोली मारा। और जब तक हमारे जो पीछे से जो आ रही पेट्रोल पार्टी आ रही, उन पर जबरदस्ती ऊपरी झोपड़ी से फायर आ रहा था, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाए। हम 2 ही आदमियों का एक्शन था। फिर हम लेफ्ट साइड से हमने झोपड़ी हमला किया, वहाँ फायर करने वालों को हमने दबोचा, उनको मारा और कुछ भाग गए। और इस कार्रवाई को पूरा जो अंजाम देने के लिए मात्र 1 से और 1.5 मिनट का एक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो वो समय ऐसा था कि दोनों तरफ पहाड़ी और नाला है और डाउन में थे, हमको एक चुन के मार सकते थे वो। लेकिन वो हमारा सूझबूझ और जोश और पहल के वजह से हम लोग इतने की जान बची और उनको इस ऑब्जेक्ट पर कामयाबी की। तो आपने बताया कि जैसे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ये सारी कार्रवाई हुई थी, तो आपने उस समय मतलब किस तरह से अपनी टीम का नेतृत्व किया? क्योंकि आपने बोला कि आप खुद 20 जने थे, 20-21 जने, तो उसमें टीम को किस प्रकार से मोटिवेट किया? क्योंकि घना जंगल था, तो वो टीम का नेतृत्व किस प्रकार किया, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। टीम का नेतृत्व तो ट्रेनिंग के अनुसार तो करना था, लेकिन वो वहाँ जगह नहीं, ऐसी जगह ही नहीं थी, नेतृत्व के लिए नहीं था। तो अगर हम प्लानिंग बनाते, साइड में आप लोग फायरिंग देंगे या इस तरह से हमला करेंगे, ऐसा करने का तो वहाँ मौका ही नहीं था, जमीन इजाजत नहीं दे रही थी। अच्छा। तो एक्शन हम 2 ही आदमियों के सही हुआ ये। अच्छा, 2 ही एक्शन होने के बाद इस एक्शन के अंदर 2 मारे गए, 2 घायल हुए और उसके बाद में भारी मात्रा में हथियार, अम्युनिशन वगैरह बरामद किए। हाँ। इसमें 2 चाइनीज ऑटोमेटिक राइफल, 2 303 राइफल, 2 7.4 राइफल और 1 चाइनीज बम और भारी मात्रा में हथियार और अम्युनिशन और डॉक्यूमेंट बरामद किया। जब यह कार्रवाई होते जब ऊपर वाली झोंपड़ी से फायर बंद हुआ तो पीछे वाली टोली भी हमारे पास पहुंच चुकी थी। अच्छा। उससे पहले ये लोग जितने हमने पकड़े और मारे गए तो बाकी सब लोग वहाँ से जा चुके थे। अच्छा। उसके अंदर करीब 15 लोग थे, लेकिन हाजिर वहाँ पर 8 ही लोग थे। 7 आदमी राशन कलेक्शन के लिए गाँव में गए हुए थे। 8 आदमी मौजूद थे, लेकिन जिसे 2 पकड़े, 2 मारे गए और बाकी 4 आदमी फरार हो गए वहाँ से। अच्छा। नाला इतना ज़बरदस्त था,
जो उसके साइड में, तो जो कूदे थे उसको पकड़ने के लिए हम नहीं पकड़ पाते, एक भाग गया था, लेकिन उसको कैजुअलिटी था, वो बाद में पता चला वो वहाँ का टीम का कैप्टन था। और बाद में उसका इलाज भी कहीं हुआ। ये कार्रवाई होने के बाद में जब हमारे बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर को जब पेट्रोल कमांड ने बात किया, उन्होंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने बोला कि आप शीघ्र वहाँ से निकल आए, नहीं तो आपको लोगों को भारी खतरा हो सकता है। इस दौरान में फिर उन्होंने ये बोला कि हम जो कैजुअलिटी वगैरह है और डेड बॉडी हम नहीं ला सकते। उन्होंने बोला हथियार अम्युनिशन डॉक्यूमेंट लेके आप निकल आए। उसके बाद वो 2 घंटे के बाद हम सुरक्षित जगह निकले। वहाँ से फिर हमने अपने पोस्ट पर पहुँचे। पोस्ट पर पहुँचने के बाद जब हमारे बटालियन कमांडर साहब ने जब रिपोर्ट दी फॉर्मेशन से, उन्होंने बोला इसका शनाख्त किया जाए कि आपने हमला किया है और कौन कौन थे। तब दूसरे दिन हम उनकी डेड बॉडी और घायलों को हम लाए और चंपांग डिस्ट्रिक्ट चंपांग हेडक्वार्टर में वहाँ पर लाए, उनका शनाख्त हुआ। उसके बाद में जो हमारा बटालियन कमांडर जो रिकमेंड भेजी मेरा और मेरे पेट्रोल कमांडर को, शौर्य चक्र उन टाइम वर्तमान में बीवी गिरी साहब थे राष्ट्रपति, उनके द्वारा हमको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सर, इसके अलावा मेरे को यह भी जानने को मिला है कि 1971 की जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी उसमें ऑपरेशन टाक में आपकी भागीदारी थी। तो उस समय जो गडरा बाड़मेर में आप पोस्टेड थे, तो उसके बारे में मुझे जानना है। हाँ, मैं 1971 में जब नागालैंड से सीधे आगे भूज के बाद में जब ये 71 की लड़ाई शुरू होगी, शुरू तो नहीं कह सकते हैं, ढाका में हमारे जो मुफ्ती वानी लोग वहाँ मदद कर रहे थे, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश से शरणार्थी लोग आए थे। तो हमारे देश ने ये उनको मदद करने के लिए हमारे मोदी बानी के तौर पर वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। और फिर हमारे को टास्क मिला था कि बाड़मेर मूव होके बाड़मेर चले गए। और बाड़मेर में गडरा रोड है, जो कि हमारे हिंदुस्तान में सामने पाकिस्तान का गडरा सिटी है। गडरा रोड पर हम डिप्लॉय हुए, हमने ट्रेनिंग किया। और 4 दिसंबर 1971 की रात को ये घोषणा की कि वार डिक्लेयर की घोषणा हुई। उससे पहले हमने पूरी ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद में हमारा जो एच आवर था, एच आवर का मतलब हमले का समय 15 कुमाऊं को सामने से गड्डा सिटी पर हमला करने का 48 आर जो मिट्टी का टीला ऊंचा है, उसके 7 टीले थे, लेकिन सबसे ऊंचा डोमिनेंट पॉइंट था 48 आर पर हमला करने का 15 को ब्रावो और 40 कंपनी को टास्क दिया। और इसमें मैं ब्रावो कंपनी 5 प्लाटून नंबर 1 सेक्शन का सेक्शन कमांडर था। और उस ऐसे में हमने रात को 9 बजे बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद में लेफ्ट साइड से हमारे हमले की प्लानिंग थी, क्यों पहले हम लोगों ने रेखी वगैरह कर चुके थे। जब हमले का प्लान करते, जब रात को 9 बजे लेफ्ट फ्लैंक से हमने प्लानिंग बनाई। जब ऑब्जेक्टिव के पास पहुंचे, जब फार्म ऑफ हुए, उसको एफपी बोलते हैं हमारे, फार्म ऑफ हुए, उस समय कुछ डाउट जैसा है कि भाई ये 48 आर यही क्यों, मिट्टी के टीले एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन हम सही जगह पर हमारी बटालियन पहुंची। और फिर वो आरटी से हमने फर्स्ट राउंड फायर मांगा रेंज के लिए कि एक्चुअल में ये है। जो फर्स्ट राउंड फायर मांगा तो 48 आर पर भी गिरा। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव सही है। उस बाद में हमने फायर नहीं लिया। शीघ्र ही हम क्योंकि ये कुमाऊं और राजपूत का मोटा होता है काली माता की जयकारा पुकारते हुए हम सीधा ऑब्जेक्टिव पर हमला किया। और पहला 48 आर पर ज़बरदस्ती हमने हमला किया, उनको पता नहीं चला, काफ़ी लोगों को मारा और कुछ भग गए। फिर इस करते करते 7 सैंडून पर रात पर हमने लड़ाई लड़ते सुबह 4 साढ़े 4 के लगभग हमने कब्जा किया। और इस कब्जे करने के बाद में सक्सेस सिग्नल हुआ। इस दौरान में हमारे बटालियन के 4 जवान शहीद हुए, कई एक घायल हुए। इसमें हमारी बटालियन को काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिले। और अवार्ड्स ही नहीं मिले, लड़ाई के बाद हमारी बैटल ऑनर ऑफ गडरा सिटी का भी हमारी बटालियन को अवार्ड मिला। और साथ ही थिएटर ऑनर ऑफ सिंध, उसमें भी हमारी बटालियन को नवाजा गया। उसके बाद जब आगे हम बढ़े, वहाँ जो ये पोस्ट हमला ऑब्जेक्टिव पर हमला करने के बाद बीएसएफ को सुपुर्द कर दिया। फिर एडवांस टू कंडक्ट करते हुए हम आगे बढ़े। तो इसमें मैं लोकल होने की वजह से तो मेरी सेक्शन ही, क्योंकि भाषा का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये राजस्थानी भाषा ही है वहाँ पर चलती है। तो एडवांस टू कंडक्ट में मेरी सेक्शन ही हमेशा लीड करती रही। कई जगह ऑब्जेक्टिव पर हम हमला करते गए और उसको क्लियर करते गए। और 14 तारीख को छाछड़ो इलाकों को, छाछड़ो तहसील है, उसमें बड़ा डिफेंस था, उसको बर्बाद करने के लिए हमको मौका मिला। हमारी बटालियन ने
14 दिसंबर 1971 को छाछरों पर कब्जा किया। तो कब्जा करने के बाद भी काफ़ी हमारा नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने सक्सेस ही हुए। और ये इस कब्जा करने के बाद फिर हम 17 तारीख को शाम को हिंदुस्तान की तरफ से सीज़फायर का 17 तारीख शाम को 8 बजे सीज़फायर का आदेश हुआ, वहाँ पर लड़ाई ख़त्म हुई। अच्छा। उस इलाके में MLA जो सिर्फ लो असेंबली में लक्ष्मण सिंह सोटा थे, MLA साहब थे, बाद में हमारे हिंदुस्तान में आ गए। उसके बाद में जो भी आदेश मिला हमको, जो हम लोग वहाँ पर लड़ाई समाप्त होने के बाद हम लोग अपना विड्रॉल कर लिए। अच्छा, तो जैसे इस तरह की कठिन परिस्थितियों में और खतरनाक तैनाती जगहों पर भी आपकी पोस्टिंग्स रही, और आपने बताया कि हाई एल्टीट्यूड में भी आपकी पोस्टिंग्स थी। तो उस समय पे इतना कम्युनिकेशन की वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, संचार साधन अवेलेबल नहीं थे। तो आप किस प्रकार अपने फैमिली से कॉन्टेक्ट्स रखते थे और किस प्रकार फैमिली में कंट्रीब्यूट करते थे, वो चीज़ों के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। हाँ, जब हम फौज में भर्ती हुए उसके बाद हम लेटर बाहर ही होते थे। अच्छा। और पोस्ट ऑफिस में लेटर भी कई बार पड़े रहते थे, 2-2 महीने 3-3 महीने लेटर नहीं मिलते थे। अब मैं हाई एल्टीट्यूड के बारे में बताता हूँ। हाई एल्टीट्यूड में मेरा बहुत लंबा समय में रहा, जो कि लद्दाख में रहा, जिसे चसूल बोलते हैं, जिसमें मेजर शतान सिंह शहीद हुए। उस पोस्ट पर भी मैं रहा। बहुत कठिन पोस्ट है मेजर शतान सिंह, उसको रजांगला पोस्ट कहते हैं। उस पोस्ट पर भी मैं रहा हूँ। और फिर चसूल में मेजर शतान सिंह की जो स्टेशन बना है, और वहाँ भी हमने रहे। वहाँ पर इतना कठिन एरिया है, बहुत बर्फीला इलाका है, वो पारा जम जाता है और पानी भी गर्म करके पीना पड़ता है। वहाँ भी हम लोग रहे। लेकिन जो मेजर शतान सिंह जो 62 में जो युद्ध लड़ा, उसमें कुछ इतना हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। मेजर शतान सिंह 13 कुमाऊँ के ही थे, हमारा कुमाऊँ रेजिमेंट थे मेजर शतान सिंह जी। और 40 कंपनी के कमांडर थे, वो अईर थे। उसमें 13 कुमाऊँ में पूरा अईर थे। उसमें 113 लोग शहीद हुए और कुछ 4 लोग बच्चे जो वापिस आए। तो मेरा कहने का मतलब है, तो हाई एल्टीट्यूड में भी उस समय जो आजकल जो सुविधा है वो अभी पहले नहीं थी। वो जो चसूल था, पहले हमारा हवाई अड्डा था, वो फाइटर वगैरह उतरते थे, जो कि चीन के वो इलाके में घूम के आना पड़ता था। फिर बाद में उसको बंद कर दिया, उस इलाके में रहे। हमारे कुमाऊँ ग्रुप के अंदर पहला जो परमवीर चक्र है, जो मेजर शोभनाथ शर्मा को मिला, जो 4 कुमाऊँ का है, जो हमारे हिंदुस्तान का जो आज़ाद होने का पहला परमवीर चक्र मेजर शोभनाथ शर्मा को मिला। और उसके बाद में 62 में हमारे मेजर शतान सिंह जी को मिला, 13 कुमाऊँ को। तो ये हमारा रहा है। और उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि कुमाऊँ रेजिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत विशेषताएं, जैसे आप कुमाऊँ रेजिमेंट के बारे में वैसे तो आपने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन उसके अलावा भी और क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानना चाहूँगी मैं। कुमाऊँ ग्रुप हमारा, ये पहला तो महाराजा होलकर इंदौर इन्फेंट्री था, वह हिस्ट्री अलग थी। 1954 में ये हमारी 15 कुमाऊँ इंदौर इन्फेंट्री थी, जो 1954 में हमने कुमाऊँ को हमने शामिल कर दिया। उसमें ब्राह्मण और राजपूत और डोगरा रहते थे। बाद में इसको कुमाऊँ ग्रुप में शामिल करने के बाद में 50% कुमाऊनी और 50% राजपूत प्लेन के रहते थे, वो भी राजपूत ही हैं। तो ये पहाड़ी एरिया है, तो इनका जो युद्ध लड़ने का जो क्षमता है, ये बहुत जोशीले, कुमाऊनी भी बहुत जोशीले होते हैं। और राजस्थान के पर प्लेन के राजपूत भी आपको जानते हैं इसके बारे में। कुमाऊँ ग्रुप की इतनी हिस्ट्री है, हमारे कुमाऊँ ग्रुप के 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 2 अशोक चक्र है, वो मेरी 15 कुमाऊँ की हैं। अच्छा। तो मैं वो भी आपके साथ, आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, एक मेजर भूकांत मिश्रा और दूसरा निर्भय सिंह सिसोदिया, जो कोटा के थे। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर हमारी बटालियन को टैक्स मिला। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी हमने भाग लिया। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में जब पहले हम लोग हैदराबाद में थे, और हमको भी टैक्स मिला कि आप पंजाब के लिए मूव कर जाएं। 1984 की बात है। तो इसके आगे हमारा 19 राजपूत को टैक्स मिला कि आप आगे मूव किया। 19 राजपूत के बीच में गाड़ी खराब होगी, फिर हमको मौका मिला ऑपरेशन ब्लू स्टार का। पहले 2 यूनिटें उसमें ऑपरेशन कर चुकी थी, लास्ट में हमको उनको विड्रॉल करके सुबह के टाइम हमको मौका मिला। तो उसमें जब हमने एंट्री किया, उसके बाद में अकाल तख्त पर 15 कुमाऊँ का ही कब्जा है। और उसमें हमारे 15 कुमाऊँ को 2 अशोक चक्र, 6 शौर्य चक्र और सेना मेडल से हमारी बटालियन को नवाजा गया। इसके अलावा जैसे कुमाऊँ रेजिमेंट से परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह जी है, तो उन्हें परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया है।
तो उनके बारे में विशेष रूप से जानना चाहूँगी कि उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी, क्या क्या उनके पास वेपन्स अवेलेबल थे और किन परिस्थितियों में उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। और उनका कैसा क्या व्यवहार था, कभी आपको जैसे मिलना का मौका मिला या नहीं मिला, उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, हमको मिलने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन जब जहाँ मेजर शतान सिंह 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 40 कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जो कि एयर कंपनी थी, वो रजांगला पोस्ट चसूल लद्दाख में रजांगला पोस्ट पर डिप्लॉय थे। तो जब 62 की लड़ाई हुई, उस इतना बर्फीला विंटर समय था, बहुत बर्फीला मामला था। उसमें जब युद्ध हुआ तो उस समय इतना ज़्यादा नहीं था उनके पास हथियार वगैरह, लाइट मशीन गन थी जिसको LMG कहते हैं, और 303 राइफल और Mark 4 राइफल थी। जब युद्ध हुआ तो चीन के इतने उनके ऊपर अटैक आते रहे, यानी उनके वो जनसंख्या ज़्यादा है और हथियार कम थे, लेकिन उनको हमेशा उनको जितने अटैक आए उनको बर्बाद करते रहे। आखिरी जब हमारे पास भी अम्युनिशन ख़त्म हो गया और जब काफ़ी कैजुअलिटी हुआ, उनके 7 से 4 जवानों को संदेश देने के लिए भेजा है कि आप लोग जाएं और संदेश दो कि हमारा कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है। हम उसके पहले उनको आदेश मिला है कि मेजर शतान सिंह तुम अपनी कंपनी को विड्रॉल कर ले, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बोला हम विड्रॉल नहीं करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो उनके जो साथ वाले हैं उनकी बात से मुझे मुलाकात हुई कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, संदेश दे दो कि हम गिर गए हैं, अगर मदद कर सकते हैं। उसमें वाले सेट वगैरह काम नहीं करते थे, हथियार भी काम नहीं करते थे, बर्फीला इलाका था। उन्होंने आके संदेश दिया, तब वो ये पता चला कि भाई विड्रॉल ना करके उन्होंने आखिरी गोली तक लड़े। और जब वो ख़त्म हुए तो LMG हर पोस्ट पर जाते थे, और जब ख़त्म हुए तो उनका टैगर LMG के वो टैगर में अंगुली थी। जब वो बर्फ़ में ढक गए थे, कुछ दिन के बाद में उनकी डेड बॉडी मिली। जब डेड बॉडी को लाने गए, कुछ दिन के बाद मिली, तब वो पता चला कि LMG की फायर करते हुए मेजर शतान सिंह ख़त्म हुए। उसके बाद में जब उसका बहुत इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने के बाद ये पता चला कि वास्तव में उन्होंने सोचा कि हो सकता है कुछ अच्छा काम किया नहीं है, वो साबित हो गया। फिर बाद में इनको डेड बॉडी को लाया गया और बाद में मेजर शतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अच्छा, इसके अलावा सर ये भी जानने को मिला है कि आप स्टीपल चेज में थे और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, तो आपका फौज के दौरान स्पोर्ट्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके बारे में जानना है सर। हाँ, स्पोर्ट्स का लिया है कि आज से पहले गेम का बहुत वैल्यू था। गेम जो खेलता है वो टीम वर्क काम करने का मौका मिलता है। जो टीम वर्क का काम करता है वो लड़ाई में भी सक्सेस होता है। तो हमारे इंडियन आर्मी का पॉलिसी रही है। तो मैं शुरू से ही, मैं जब पलटन में गया, वहाँ क्रॉस कंट्री में पलटन में फर्स्ट आया बटालियन में। उसके बाद मैं एथलेटिक्स में भाग लिया, जो इसको 3000 में स्टीपल चेंज कहते हैं, उसमें मैं कई जगह भाग लिया। उसके बाद में 76 में नॉर्दर्न कमांड में गोल्ड मेडल मुझे मिला, और कई बार और भी मैं भाग लिया। तो स्पोर्ट्स का मतलब यही है कि जो खिलाड़ी होता है वो लड़ाई में भी अच्छा योगदान देता है, क्योंकि उसको टीम वर्क को काम करने का तजुर्बा होता है। वैसे तो राजस्थान खुद अपनी वीर गाथाओं के लिए सर बहुत ही फेमस है, बहुत जाना जाता है, बट स्टिल जो वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ से खूब सारे हीरोज़ निकले, मिलिट्री हीरोज़। हमारे सामने भी कुछ की फ़ोटोज़ हैं, ये सब वेस्टर्न राजस्थान से हैं। काफ़ी सारे महावीर चक्र है, एक परमवीर चक्र है अपने पास। तो इन्होंने अपना सेना में इतना योगदान दिया है, तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, राजस्थान की मिट्टी के बारे में और वीरता के बारे में आपकी क्या विचार है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारा खासकर पश्चिमी राजस्थान, जिसमें हमें वीरों की धरती मानते हैं, हाँ, और है भी। हाँ, हमारे लोग जो है पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत मेहनती होते हैं। ये जब अपने पर आ जाते हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते हैं, अपने देश को देखते हैं। तो इसकी वजह यही है, वीरता के कारण हमारा राजस्थान इसलिए है, जहाँ जहाँ युद्ध का मौका मिला, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार के भी हिस्ट्री देख लो आप, उसमें हमारे, और सेकंड वर्ल्ड वार की देख लो। सेकंड वर्ल्ड वार में स्टेट फोर्स की तरफ से हमारे फौजें गई, तो सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मन और जापान में लड़ाई रही, उनके लोग अभी भी है, उनके औरतों को पेंशन मिल रही है। तो उनसे हमने पूछा, तो ये वहाँ भी हमारे जर्मन जापान में भी बहुत तगड़ा लड़ाई लग रही सेकंड वर्ल्ड वार में। उसके बाद में जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 47 में, उसके बाद की हिस्ट्री देख लो, जगह जगह जो युद्ध हुआ, चाहे 62 का हो, 65 का हो,
71 का हो, पहले सबसे 48 का हो, 48 का जो मकवाली हमला हुआ जम्मू कश्मीर में जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र मिला। उसके बाद 62 में हुआ जो कि लद्दाख वगैरह में जब मेजर शतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। उसके बाद में जब 65 का हुआ, 65 में भी हमारे बहुत पश्चिमी राजस्थान के वीर बहादुर है, शहीद हुए हैं। आप शहीदों का भी मैं देखता हूँ जोधपुर ज़िले के अंदर, मैं भी हर ज़्यादा तो नहीं लेकिन जोधपुर ज़िले के सबके शहीदों का मैं घर घर जाके आया हूँ और मैं उन सबको लगभग उनको पहचानता हूँ। अभी की वीर नारियाँ बहुत कम रह गई है। और उसके बाद में 71 की युद्ध हुआ। 71 युद्ध में ढाका में हमारे बहुत लोग शहीद हुए। हमारे ओशन तहसील के 3 लोग शहीद हुए ढाका में, वो उनकी वीरांगना भी है, उनको पेंशन वगैरह भी होती है। तो कहने का मतलब हमारे पश्चिम राजस्थान के इतने मजबूत हैं, मजबूत करने का ये है कि हमारे जमींदारा लोग हैं तो इतना काम करते हैं तो फिर वो आराम तलब नहीं होते हैं और मजबूत होते हैं, क्योंकि अच्छे घर से जाएंगे तो वो मेहनत नहीं करते हैं। तो इसलिए पश्चिम राजस्थान के लोग बहुत मजबूत होते हैं। लड़ाई में कहीं भी उनको ड्यूटी लगा दो, वो कहीं भी ड्यूटी में सक्सेस होते हैं। जो खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब हम गए तो हमको कई लोग कहते थे ये काम कौन करेगा, हम वॉलंटियर करते थे, हम करेंगे भाई। तो हम पश्चिम राजस्थान के लोग आज के दिन हमारे उस पलटन के अंदर नॉर्मल कोई सिपाही रैंक का था, आज 4 सूबेदार में उस पलटन के हैं जो भी आज के मौजूद हैं। हम जो अभी रजिंग डे में जा रहे हैं, 4 रजिस्ट्रेशन करा रखा हमने, तो हमारे 4 सूबेदार में जो उसी 15 कुमाऊँ के हम एक साथ हैं। तो हम कहने का मतलब बाकी जगह से हमको प्रायोरिटी ज़्यादा मिली कि मेहनती ज़्यादा थे। स्पोर्ट्स में इतना पश्चिम राजस्थान वाले सबसे अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो मेहनत के कारण होता है, इसलिए जज्बा होता है लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ पश्चिम राजस्थान जैसे बहादुर जवान शायद और होंगे लेकिन और नंबर 1 में होंगे ये। अब सर मैं जानना चाहूँगी कि सर्विस आपने इतनी लंबी फ़ौज में सर्विस दी, उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद में आपने समाज कल्याण के लिए क्या क्या, अभी जैसे सुनने में आया कि आप समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या क्या कर रहे हैं, और सिविलियन लाइफ आपकी कैसी चल रही है? जैसे मिलिट्री लाइफ से आप सिविलियन लाइफ में आए तो आपको क्या क्या चेंजेस एक्सपीरियंस हुए, उसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, सिविल लाइफ में ऐसे आते ही हमने थोड़ा साल भर तो हम सेट नहीं हो पाए। उसके बाद में हमने ये ठान लिया कि भाई हम कुछ करना चाहिए। तब हम बैंकों के साथ और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के साथ मिलके जो भी बहुत मैं 95 में रिटायरमेंट हुआ तो 96 में जो पे कमीशन आउट हुआ उसमें बहुत कमियां थी। तो उस कमियों को पूर्ति करने के लिए हमने बैंकों के थ्रू अपने जिला सैनिक मार्फत हमने कई कार्य किए, कई कैंप लगाए। उसमें ऐसे हैं लोग हैं जिसको नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलता था, जो कि शहीद वाली और अवार्ड वालों को भी उन बराबर ही मिलता था। ये कार्रवाई करने से हमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। और बैंकों में 15 उस समय 15 लाख तक उनको एरियल भी दिलाया। इस दौरान में ये कार्रवाई करते हुए मेरे को 25 साल हो गए। और फिर उसके बाद जब ये अभी भी जारी है, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मातृ बैंक से हम करते रहते हैं, आपने कभी फ़ोटो भी देखे होंगे हमारे। और फिर इस कार्रवाई के कारण जिला सैनिक कल्याण बोर्ड जोधपुर और जिला निदेशक राज्य सैनिक बोर्ड जयपुर की तरफ से हमारे को इस कार्य के लिए हमको सम्मानित करने के लिए केंद्रीय विभाग को भेजा और तो मेरे को स्वच्छता सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब के द्वारा। तो ये आपने फोटो भी देखे होंगे। हाँ। तो इसके लिए मेरा जो योगदान रहा उसको मुझे अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी है कि ये अवार्ड जो पहली बार निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पहला नहीं था। तो इस पूरे भारतवर्ष में 18 था जिसमें राजस्थान के मात्र मुझे एक अवार्ड मिला है। तो इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको सर इसके लिए। और इसके बाद सर अब मैं जानना चाहूँगी कि जो अभी के जो युवा हैं जो फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है और आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे और किस प्रकार से वो क्या अपना माइंडसेट रख के तैयारी करें तो उन्हें ज़रूर सक्सेस मिलेगी आगे? हाँ, अभी जो युवा हैं, वैसे तो युवा कुछ लोगों को भ्रमित किया हुआ है। युवा मैं यही कहता हूँ कि अगर कुछ इस संसार में आए हैं तो करना है तो कुछ फौज में जाए। इसकी वजह है अपने खुद की सेवा भी हो जाए और देश की सेवा हो जाए। प्रथम हमारा देश है, अगर प्रदेश के लिए हम अगर कुछ करते हैं तो यही हमारा सम्मान है। तो मैं युवा से अनुरोध करता हूँ जो ये अग्निवीर है, कि आप मुझे आशा है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। और अग्निवीर भी गलत नहीं है, धीरे धीरे इसका सुधार होने का है, हो जाएगा।
और नहीं भी हो जाएगा तो वापस आने के बाद में आपको 4 साल के बाद में हर फोर्स में आपको लेने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ज़िंदगी में ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान में हर बॉर्डर पर क्या गतिविधि हो रही है, वो देखने को मौका मिलता है और अपने को कुछ करने का जुज्बा मिलता है, मौका मिलता है, तो युद्ध लड़ने का भी तजुर्बा होता है। इसलिए मैं जो भी हमारे युवा हैं, तो चाहे आप जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है, अग्निवीर में तो एक मात्र बात क्या, कमीशन लें आप, हर प्रकार के कमीशन है, अच्छे पढ़ें और कमीशन ऑफिसर बने और जूनियर कमीशन ऑफिसर बने। और इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी ज्वाइन करें और इसकी सेवा दें और देश सेवा के लिए योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच पधारे और आपने अपना इतना अच्छा अनुभव हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। थैंक यू।